नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 जुलाई सन 2025। अष्टमी तिथि आज दोपहर 2:07 तक रहेगी। इसके अलावा आज से दुर्गा अष्टमी व्रत भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा रोडवेज से सफर करने वाले हो जाए सावधान, इस तारीख को चक्का जाम करेंगे कर्मचारी। हरियाणा में इस तारीख से शुरू होने जा रही है जातिगत जनगणना, आधिकारिक नोटिफिकेशन हुआ जारी। हरियाणा में खाद के साथ जबरन दी जा रही है नैनो यूरिया। सहकारी के अलावा प्राइवेट खाद बिक्री केंद्रों पर भी चल रहा है ये खेल। हरियाणा में CET एग्जाम डेट का ऐलान इसी हफ्ते होने की संभावना। CM सैनी ने तैयारियों का लिया जायजा, पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा। हरियाणा में हॉलीडे पर काम के बदले मिलेगी छुट्टी। ग्रुप C व D के कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। महिला कर्मियों को 25 कैजुअल लीव मिलेंगी, बताएंगे पूरी अपडेट। राव इंद्रजीत सिंह के रात्रि भोज के बाद डैमेज कंट्रोल के प्रयास, विधायकों को दिल्ली दरबार में देनी होगी सफाई। पंजाब नेशनल बैंक में अब मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं, पहले 600 रुपये तक पेनल्टी लगती थी। कपड़े, जूते, सिलाई मशीन, दूध पाउडर, साबुन और टूथपेस्ट हो सकते हैं सस्ते। GST स्लैब घटाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। ओला उबर पीक आवर्स में 2 गुना किराया वसूल कर सकेंगे। अगर ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% जुर्माना। सरकार बोली 3 महीने में लागू करे नए नियम। झज्जर से खाटू श्याम के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा, बताएंगे टाइमिंग और स्टॉपेज। और PM नरेंद्र मोदी को घाना में 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति महामा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। नेहरू व नरसिम्हा के बाद घाना जाने वाले तीसरे भारतीय PM। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 5 दिन लगातार बारिश होने के बाद कुछ जिलों में मौसम साफ हो गया, तो वहीं बीती शाम चरखी दादरी और फरीदाबाद जिलों में अचानक से मौसम परिवर्तन हुआ और बारिश हुई। चरखी दादरी और फरीदाबाद जिले में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। दिन में निकली धूप से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बारिश होते ही शहरवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई। हिसार, गुरुग्राम समेत अधिकतर जिलों में धूप निकली थी। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ यानी IMD ने 5 जुलाई तक का बारिश की संभावना जताई है। आज यानी 3 जुलाई को 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 50 से 75% तक और बाकी जिलों में 25 से 50% तक बारिश का अनुमान है। कल यानी 4 जुलाई को 9 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। वहीं 13 जिलों में 25 से 50% तक बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें 5 जुलाई की तो 8 जिलों यमुनानगर, अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में 50 से 75% बारिश का अनुमान है। बाकी 14 जिलों में यानी कि पंचकुला, सिरसा, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल व कुरुक्षेत्र में 25 से 50% बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से समग्र शिक्षा विभाग सोनीपत में शैक्षिक प्रेरक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास व B.Ed या D.Ed पास होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। कुल पद 44 हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 7 जुलाई 2025 सायं 4 बजे तक रहेगा। सैलरी 11,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दिए गए रात्रि भोज के बाद हरियाणा की राजनीति में उठे सियासी घमासान को कंट्रोल करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। राव के रात्रि भोज में शामिल हुए बीजेपी के 6 विधायकों यानी नारनौल से ओम प्रकाश यादव, चरखी दादरी से सुनील सांगवान, बाडला से उमेद पातवास, सोहना से तेजपाल तंवर, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा और बावड़ से डॉक्टर कृष्ण ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से CM आवास पर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि 2 विधायकों को CM हाउस बुलाया गया था, जबकि 4 विधायक खुद ही पहुंच गए थे। वहीं इन विधायकों का भी कहना है कि उस रात्रि भोज का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ रात्रि भोज की खबरें जब से बाहर आई हैं, तब से रात्रि भोज में शामिल विधायक भी डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। ये विधायक भी नहीं चाहते हैं कि उन पर किसी नेता विशेष की छाप लगे, जिससे कि पार्टी संगठन और CM हाउस में फिर उसी नजरिए से देखा जाए। इसलिए कुछ विधायक अब सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सफाई देने पहुंचे एक विधायक को कहा गया है कि यहाँ सफाई देने से कुछ नहीं होगा, अब दिल्ली दरबार में सफाई देनी होगी। जब विधायक ने अपने क्षेत्र के कामों को लेकर बातचीत की तो उन्हें
कहा गया कि अब इंतजार करना होगा। अब दिल्ली हाउस में सफाई देने के बाद ही उन पर कोई विचार किया जाएगा। इस रात्रि भोज का भले ही राजनीति से कोई वास्ता नहीं बताया जा रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों को ही रात्रि भोज के लिए क्यों बुलाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह चाहते तो बीजेपी पार्टी के सभी 48 विधायकों को रात्रि भोज का न्योता भेज सकते थे, लेकिन एक क्षेत्र के विधायकों को ही बुलाया गया था। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राव इंद्रजीत सिंह ने रात्रि भोज उस समय पर दिया है जब रेवाड़ी में हुई धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उनकी तल्खी देखी गई। रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनवाई है, अब आप हमारे काम करें। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह एक जाति की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की सरकार है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2026 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और हाउसिंग सेशंस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें घरों की स्थिति, संपत्ति और उपलब्ध सुविधाओं जैसे कि फोन, इंटरनेट, वाहन, पेयजल, शौचालय और रसोई सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। यह जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। नागरिकों को स्व गणना की विकल्प भी मिलेगा, जिसके तहत वे मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जनगणना में आजादी के बाद पहली बार जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे, जो लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की मांग रही है। हरियाणा में जनगणना की बात करें तो 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। इस संदर्भ में वित्त आयुक्त, राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा डॉक्टर सुमित मिश्रा की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ लगते राज्यों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए सीधी बसें संचालित की जा रही हैं, ताकि यात्रियों का सफर आरामदायक बन सके। इसी कड़ी में झज्जर डिपो की एक बस को खाटू श्याम धाम के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। झज्जर डिपो की यह बस रोहतक बस स्टैंड से सुबह 8 बजे खाटू श्याम धाम के लिए रवाना होगी। झज्जर बस स्टैंड पर इसके पहुंचने का समय 8:52 और रवानगी का समय 9:04 रहेगा। यहाँ से वाया रेवाड़ी नारनौल होते हुए यह बस दोपहर 3 बजे खाटू श्याम धाम पहुंच जाएगी। यहाँ पर रात्रि ठहराव के बाद बस अगले दिन सुबह 5 बजे रवाना होकर सुबह 11 बजे झज्जर बस स्टैंड पहुंचेगी। रोहतक बस स्टैंड से रवाना होकर यह बस डिग्गल, झज्जर बस स्टैंड, माछरोली, कुलाणा, गुरावड़ा, पालावास, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, पाटन, नीम का थाना, खंडेला और पलसाना होते हुए खाटू श्याम पहुंचेगी। रोडवेज विभाग झज्जर के महाप्रबंधक संजीव तिहाल ने बताया कि फिलहाल इसे 1 महीने के अस्थायी परमिट पर चलाया गया है। सवारियों का ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा तो इस बस के संचालन को आगे भी जारी रखा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। अब अगर कोई भी कर्मचारी छुट्टी वाले दिन जैसे कि रविवार या फिर राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने जाता है तो वह अगले 1 महीने के भीतर मनचाहे किसी भी दिन कॉम्प ऑफ यानी कि छुट्टी ले सकेगा। यह कॉम्प ऑफ संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक किसी भी हालत में कॉम्प ऑफ 16 दिनों से अधिक नहीं मिलेंगे। 1 महीने में कॉम्प ऑफ नहीं लिया तो वह एक्सपायर हो जाएगा। इसके साथ अगर उस दिन के बदले में पैसे यानी कि वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा चुके हैं या दिए जाने वाले हैं तो कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव मिलेंगे। 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाले महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 और पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 1 आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा सेवा के दौरान किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार या तो 2 साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर 2 साल के लिए सरकारी आवास रख सकेगा। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आवास 2 साल से पहले सुपुर्द कर दिया जाता है तो शेष अवधि के किराया भत्ता नहीं मिलेगा। आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों का अनुबंध अब 1 माह के लिए बढ़ाया गया है। अब नया अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस साल की शुरुआत में इनकम टैक्स में कई रियायतें देने के बाद केंद्र सरकार अब मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिली को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में कटौती कर राहत देने की तैयारी कर रही है। चौतरफा महंगाई के मार से जूझ रहे आमजन के लिए यह राहत भरी खबर सामने आई है। बर्तन, कपड़े, जूते, टूथपेस्ट, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, साबुन, दूध पाउडर जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जल्द ही सस्ती हो सकती हैं। मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सरकार 12% जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने या फिर वर्तमान में 12% टैक्स वाले आइटम्स को
5% स्लैब में ला सकती है। इस रिस्ट्रिक्टिंग यानी कि बदलाव में मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के यूज में आने वाली वस्तुएं शामिल होंगी। सरकार के इस कदम से खपत में बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि कम कीमतों से ज्यादा वस्तुएं बिकेंगी, जिससे कि टैक्स बेस बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि जीएसटी के तहत दरों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद कई राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। वर्तमान में बात करें तो ये राज्य हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। इनसे विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर जुलाई महीने के आखिर में जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी 2025 के एग्जाम की डेट का ऐलान इसी हफ्ते होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जाम की तैयारियों को लेकर जिलों के डीसी से रिव्यू मीटिंग में अपडेट लिया। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि एग्जाम सेंटरों पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। सरकार का ये उद्देश्य है कि ये एग्जाम बिना नकल के हो। इस एग्जाम में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। सीएम ने कहा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार का मकसद पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाना है। पिछले 11 साल में बीजेपी सरकार ने हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची और खर्चे की नौकरी दी है, जिससे भाजपा सरकार को लेकर युवाओं में विश्वास बढ़ा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने सीईटी एग्जाम जुलाई में ही करवाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 13.5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आवेदन के लिए दोबारा से पोर्टल अब नहीं खुलेगा। इसको लेकर दायर याचिका मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले किन्हीं कारणवश नहीं दे पाए हैं, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट एग्जाम की लास्ट डेट से पहले अप्लाई किया है, इन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा, जिससे वह अपना सर्टिफिकेट करेक्ट कर सकें। अगर आपके पास कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र में बिजनेस करने का कोई शानदार आइडिया है, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU लाखों की ग्रांट दिला सकता है। विश्वविद्यालय का एग्री बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर यानी एबिक के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी। यह अनुदान राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एबिक सेंटर से दी जाएगी। इच्छुक आवेदक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hau.ac.in पर 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति BR काम्बोज ने कहा कि युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने का ये सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि एबिक सेंटर से प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे युवा नौकरी खोजने के बजाय रोजगार देने वाले बन सकेंगे। इस सेंटर के माध्यम से तैयार होने वाले स्टार्टअप देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले 6 सालों में 73 स्टार्टअप्स को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। हरियाणा रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। खासतौर पर रोजाना इन बसों से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए बेहद अहम खबर है। बता दें कि अपने लंबित मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। सरकार से बार बार बातचीत के बावजूद भी समाधान नहीं होने के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन मुख्यालय के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर शिवाच ने एक जारी बयान में कहा कि रोडवेज विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तकरीबन 1044 कर्मचारियों को अभी तक सैलरी जारी नहीं की गई है। कर्मचारियों को परिवार का पालन पोषण, आर्थिक जरूरतें, बच्चों की फीस के खर्चे व अनेक प्रकार के घरेलू इस्तेमाल के लिए मासिक किस्तों का भुगतान भी करना पड़ता है। यूनियन के नेताओं ने रोडवेज प्रशासन से समय पर वेतन का भुगतान करने की मांग की है। इनका कहना है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए रोडवेज कर्मचारी 9 जुलाई को पूरे हरियाणा में रोडवेज बसों का चक्का जाम करेंगे। इस दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर चक्का जाम को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूबे में परिवहन सेवा को मजबूत करने की दिशा में हजारों नई बसें बेड़े में शामिल कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा रोडवेज विभाग के निजीकरण पर टिकी हुई है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। धान रोपाई के सीजन के चलते डीएपी व यूरिया खाद की काफी ज्यादा मांग है। किसानों को यूरिया खाद के साथ जबरन नैनो यूरिया भी थमाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर ने यह आरोप लगाया और कहा कि सहकारी के अलावा प्राइवेट खाद बिक्री केंद्रों पर भी यह खेल चल रहा है। सरकार की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं है। पिछले 10 वर्षों से गेहूं की फसल बुआई और धान की लगाई से पहले किसान को खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है। खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है। सुभाष गुर्जर का कहना है कि प्राइवेट डीलर तो पहले से ही किसान को खाद के साथ साथ नैनो यूरिया वगैरह अन्य पदार्थ धक्के से थोप रहे हैं। अब सहकारी पैक्स भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। किसान नेता का कहना है कि यह सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। अगर यह कालाबाजारी नहीं रोकी गई तो किसान सभा आंदोलन करेगी। किसानों ने कहा कि इस समय ग्वार, बाजरा, ज्वार, धान, मूंग सहित अन्य फसलों की बिजाई का समय है। किसानों को पिछले 1 महीने से डीएपी यूरिया के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी किसानों को डीएपी व यूरिया उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।
पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को अफ्रीकी देश घाना पहुंच गए हैं। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने राजधानी एक्रा में एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। होटल के बाहर भारतीय वेशभूषा में पहुंचे स्कूली बच्चों ने मोदी को संस्कृत में श्लोक सुनाया। मोदी 2 जुलाई से 8 दिनों के लिए 5 देशों की यात्रा पर हैं। वे सबसे पहले घाना गए हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 सालों में पहली घाना यात्रा है। इससे पहले साल 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1995 में नरसिम्हा राव बतौर पीएम घाना के दौरे पर पहुंचे थे। घाना के बाद पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। साल 2014 से अब तक के 3 कार्यकाल में पीएम की त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया में पहली यात्रा होगी। मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। घाना में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जॉन महामा से मुलाकात की। दोनों नेता के बीच द्विपक्षीय व्यापार और रिश्तों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच एनर्जी, खेती और डिजिटल तकनीक और वैक्सीन हब डेवलप करने के क्षेत्र में कई समझौते साइन होंगे। भारत का यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम घाना में लाने के बारे में भी बातचीत होगी, ताकि दोनों देशों में डिजिटल लेन देन आसान हो सके। पीएम मोदी घाना की संसद और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के 15,000 लोगों को संबोधित करेंगे। भारत और घाना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के मजबूत समर्थक रहे हैं। क्वामे नक्रुमा घाना के सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। नक्रुमा का मानना था कि बिना हिंसा के ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाकर ही घाना आजाद हो सकता है, जैसा कि गांधी ने भारत में किया था। इसी वजह से 6 मार्च 1957 को नक्रुमा की अगुवाई में घाना अफ्रीका का पहला देश बना जिसने ब्रिटेन से आजादी हासिल की। घाना की आजादी का असर पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ा, लिहाजा बाकी देशों में भी आजादी की मांग तेज हो गई। कुछ ही साल बाद नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया जैसे कई देशों ने ब्रिटिश, फ्रेंच या फिर बेल्जियम उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता हासिल की। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के बैंक अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर कोई पेनल्टी यानी जुर्माना नहीं लगेगा। बैंक ने 1 जुलाई से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। ये नया बदलाव सभी तरह के बैंक अकाउंट्स पर लागू हो गया है। इससे पहले तक कई बैंकों की तरह पीएनबी भी अपने ग्राहकों से मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर जुर्माना वसूलता था। ये जुर्माना अकाउंट के प्रकार और भौगोलिक स्थिति यानी कि शहरी, अर्ध शहरी या फिर ग्रामीण शाखाओं के अनुसार अलग अलग होता था। ये जुर्माना 10 रुपए से लेकर 600 रुपए या फिर उससे अधिक होता था। मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि एमएबी वो औसत रकम होती है जो आपके बैंक खाते में हर महीने रहनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो बैंक चाहता है कि आपके खाते में हमेशा कुछ न कुछ पैसा रहे, ताकि खाता चलता रहे और बैंक को उसको रख रखाव करने में आसानी हो। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर कोई जुर्माना नहीं वसूलता। ज्यादातर प्राइवेट बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस रहना आवश्यक होता है। ओप्पो आज यानी गुरुवार 3 जुलाई को ओप्पो रेनो 14 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन रेनो 14 और रेनो 14 प्रो लॉन्च होंगे। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और एक्स हैंडल पर डिवाइसेस के लॉन्चिंग की जानकारी दी है। टीजर में दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है। स्मार्टफोन में स्टोरेज 12 GB और 16 GB रैम के साथ 256 GB व 512 GB और 1 TB तक का स्टोरेज स्पेस मिल सकता है। ओप्पो रेनो 14 की शुरुआती कीमत की बात करें तो 39,999 रुपए और ओप्पो रेनो 14 प्रो की शुरुआती कीमत 53,999 रुपए हो सकती है। स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.59 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। स्मार्टफोन में वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस के लिए IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी मिली हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 288 अंक गिरकर 83,410 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 88 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,453 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से सेंसेक्स में करीब 700 अंक और निफ्टी में करीब 200 अंक की गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट 3.60% तक चढ़े तो बजाज फिनसर्व, L&T और बजाज फाइनेंस 2% तक गिरे। 24 कैरेट सोने का दाम 50 रुपए बढ़कर 97,480 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 275 रुपए घटकर 1,06,688 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,040 और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।